अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सजाद साहब। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे हुकूमत साजी की तैयारियों की। अब कल 15वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है जिसमें 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद अगले चंद दिनों में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वाज़ेह बरतरी लेती दिखाई दे रही है। कुछ तज्जियाकार स्पीकर के इंतखाब को कांटे का मुकाबला कह रहे हैं, क्योंकि अगर अक्सरियती जमात की तरफ से असद कैसर साहब उम्मीदवार हैं तो अपोजिशन जमातों की तरफ से खुर्शीद शाह साहब को स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया गया है। अब नंबर्स गेम को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने 170 से ज़्यादा अबूर कर ली है, मगर दूसरी जानब अपोजिशन भी मुकम्मल तैयारी के साथ सामने खड़ी है, जिनकी तादाद तकरीबन 160 के करीब है। अब आज तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से मुलाकात की है और ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश की गई। पीटीआई की इस कोशिश का उनको क्या फ़ायदा होगा और स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब में अपोजिशन जमातें कितना टफ टाइम दे सकती हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ में अहम ओहदों पर नामजदगियों के साथ साथ कुछ नाराज़गियाँ भी सामने आ रही हैं, उनके हवाले से भी बात करें। और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे एहतसाब अदालत में शुरू होने वाली मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक और अफसोसनाक दास्तान, और जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड सफ़ीर हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उसमें हम बाकिर सजाद साहब की ग्राउंड रिपोर्टिंग से मुस्तफ़ीद होंगे। बाकिर साहब, इससे पहले कि हम नंबर्स गेम पे आ जाएं, नंबर्स गेम के काउंटर्स पे आ जाएं, ज़रा सुन लेते हैं अयाज सादिक साहब ने क्या फरमाया। आपको पता है सिर्फ फवाद चौधरी साहब और असद कैसर साहब के साथ मुलाकात हुई। फवाद चौधरी साहब और कैसर साहब ने बाकायदा कहा हम एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। आप जानते हैं जनाब, वर्किंग रिलेशनशिप को मुकमुका कहा जाता था पिछली हुकूमत में, लेकिन सुन लेते हैं अयाज सादिक साहब ने क्या फरमाया। 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, इससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, जहां कोई कंट्रोवर्सी है, जहां कोई कमी कोताही है, उसके ऊपर भी इनकी ये ऑफर है कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। अभी बिजनेस लाइक है बाकिर साहब, लेकिन शायद ये भी कहता चलूं कि आपने 2013 में भी देखा था, दिस पॉइंट लास्ट डिस्पेंसेशन मोमेंटम नहीं था। आपकी जो अपोजिशन थी वो डिमोरलाइज हुई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब बहाल हो गए थे, पूरी तौर पे बहाल हो गए थे। पहले आदमी थे जो तीसरी बार वजीर आज़म तकर्रर हुए और जिनको बरतरफ करने के बाद फिर से अवाम ने चाहा और अवाम ने मुंतखब किया। तब भी अपोजिशन से कोई एक यकजहत बयानिया नहीं देखने को मिल रहा था। ज़्यादातर जब एंटी इनकम्बेंसी की वेव आती है और हुकूमत की लोग तनकीद करना शुरू हो जाते हैं तो फिर से हिज़्ब इख्तिलाफ के भी जो कदम होते हैं वो उनको जमाना शुरू हो जाते हैं। तो इस बार भी क्या हमें देखने को यही मिलेगा? और साथ में सर, अगर मैं ज़रा नंबर्स रीरन कर दूं आपके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर रिजर्व सीट्स को हम मिला लें तो वो 158 हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो 6 नशिस्तें हैं जनाब, उसमें से 4 इमरान खान साहब की जो वो वेकेट करेंगे, सरवर खान साहब की एक है और ताहिर सादिक साहब की एक है, तो वापस 152 पे आ जाएंगे। और अगर वो 152 पे आ जाएंगे बाकिर साहब, तो दैट इज़ ओनली 2 मोर देन अगर आप नून लीग के 82, पीपल्स पार्टी के 53 और MMA के 15 को मिलाएं, वो 150 तक पहुंच जाते हैं। तो कांटों का मुकाबला है जनाब, क्या आप देख रहे हैं? आपने उसको एक तरफ सारे उनके ऑपोजिशन की कंबाइंड स्ट्रेंथ और उधर से पीटीआई किया, ये इस तरह फिर तो कैलकुलेशंस नहीं होती। आप MQM और BNP 152 ऐड करें, उनके साथ 26 एलाइज की सीट्स हैं तो 184 बनता है, जिनमें से 2 परवेज एलाई साहब की सीटें दोबारा से मिनहा हो जाएंगी 180। तो इनके पास तकरीबन जो इस वक्त स्ट्रेंथ जो बचती है वो 176 है, जो इस वक्त पीटीआई के पास असेंबली में मौजूद है। और मेरा ख्याल में वो कंफर्टेबली अपनी गवर्नमेंट बना सकेंगे। 172 सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए। ऑपोजिशन की जो तमाम तर कंबाइंड स्ट्रेंथ इस वक्त बन रही है 151 के करीब बन रही है। तो इस तरह मैं समझता हूं कि पीटीआई बिल्कुल कंफर्टेबली प्लेस्ड है कि अपनी जाके हुकूमत बनाए। उनके पास खुद अपने 158 सीट्स हैं, जिनमें से अगर वो 6 आप निकाल भी देते हैं तो 152 बचते हैं।
तो लेकिन अलाइज के साथ वो कर लेंगे, और जब बाई इलेक्शन होगा जो वेकेटेड सीट्स पर, तो वो अपनी पोजीशन को मजीद स्ट्रेंथन करने में कामयाब। इसमें भी बाकर साहब, GDA ने और BNP ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया है। जी, वो तो उनमें GDA है, MQM है और BNP है, तो वो सारे उनके अलाइज एक तरफ, लेकिन अच्छी उनकी पोजीशन बन रही है। लेकिन जो कल के हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है, तो एक नया स्टार्ट है मेरा ख्याल में। इनको कौम को, दोनों साइड्स को, अपोजिशन को और हुकूमत को, एक कौम को उम्मीद देनी चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद आता है सेंस ऑफ रिन्यूअल एक में देखने को आता है। आपने जहां तक बात की ना कि 2013 में भी ऑपोजिशन डाउन थी, डिमोरलाइज थी, उसका और इसकी ऑपोजिशन का हम इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ बिल्कुल नॉमिनल सी थी। उस वक्त नवाज शरीफ जो है तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी के करीब वो लेके असेंबली में आए थे। इस दफा ऑपोजिशन मौजूद है, उन्होंने नंबर्स के लिहाज से कंफर्टेबल है, लेकिन 150 की ऑपोजिशन कोई छोटी ऑपोजिशन नहीं होती। तो अब जो यहाँ पे असल जो सियासतदानों का इम्तिहान शुरू होने जा रहा है, एक तो यह है कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के पे कितना एडहेयर करते हैं और डेमोक्रेसी को कितना स्ट्रेंथन करते हैं अपने किरदार के जरिए, या दोबारा से पावर गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं, ये उन्होंने साबित करना है। और ये भी कौम को बताना है कि वो अपने मसाइल खुद से किस हद तक हल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगा बाकर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नंबर्स में वाज़े फर्क है 2013 की निस्बत, लेकिन जहां तक डिमोरलाइजेशन की बात है, वो तो मेरे ख्याल से इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि हिज़्ब इख्तिलाफ उस तरह पुरजोश नहीं देखने को मिल रही। और इसमें मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब का काफ़ी अहम किरदार है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ख़ास एक नैरेटिव नहीं नज़र आ रहा, ना तो कोई ख़ास एंथुजियाज़म नज़र आ रही है। बहुत जो उनके चाहने वाले हैं वो खुद कंफ्यूज हुए हुए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या मुस्तकबिल होगा आने वाले दिनों में। हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी जो किरदार होगा, उसके ऊपर भी एक तरह का क्लाउड है। और वो इसलिए जनाब कि अगर आज चीमा साहब गिरफ्तार हुए हुए हैं, अगर बार बार मॉडल टाउन की बात हो रही है, आज परवेज इलाही साहब ने फिर मॉडल टाउन की बात दोहराई, अगर आप पे जो उनके दामाद साहब पे भी वो जो इंक्वायरी है पंजाब पावर का, वो भी नेट वाइडन होता जा रहा है। तो ये जब तमाम मसाइल आपको देखने को मिल रहे हैं एहतसाब की अदालतों के हवाले से भी, तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो उस तरह का बयानिया अभी नहीं बयान कर सके। इत्तेफाक इस लिहाज तक करता हूं कि उनका नैरेटिव उस तरह से अभी तक क्लिक नहीं किया। ठीक है। उसके पीछे ये नहीं है कि वो डिमोरलाइज्ड है या डाउन है। वो इस वक्त एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन उनकी सियासी मजबूरियां, आपने खुद से ये सारी अपने लिस्ट गिनवा दी। अब इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या ये वो बैगेज है जिसको अभी उन्होंने कंटेंट करना है अपने इस अगले टेन्योर में। अब दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि PMLN का ये बयानिया है कि जी इन तमाम इश्यूज को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हमें दबाया जाए, दीवार के साथ लगाया जाए, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जेन्युइन इश्यूज है जो आपने 5 साल हुकूमत की, बल्कि पंजाब में तो आपने ज्यादा अरसा 10 साल के करीब हुकूमत की, तो उसके बाद ये तब का एक्यूमुलेटेड बैगेज है जिसको अब आपने उसके लिए जवाबदेह होना है। ये वैसे गलत एक लोगों ने अपने ये सियासत में एक तरह डाल दी है कि जनाब जब भी अकाउंटेबिलिटी हो उसको आप उसके साथ विक्टिमाइजेशन के साथ सिनोनिमस कर दे। लेकिन यहां पर तो उनकी अपनी सियासी मजबूरियां उनकी पांव की बेड़ियां बनी हुई है, वरना अगर वो खुलखुलाकर सियासत करना चाहें तो इससे बेहतर और उनको चांस नहीं मिलेगा कि जहां पर उनके और हुकूमत के दरमियान सिर्फ कोई 2 दर्जन के करीब नशस्तों का फर्क है। बिल्कुल ठीक सर। और अब अगर हम आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजन, अब कुछ जो इनकी हुकूमत है, मुस्तकबिल की हुकूमत है, वो आहिस्ता आहिस्ता से नुमायां होती जा रही है। उसका खद्दोखाल आपके अब सामने आ गया। एक तरह का ढांचा है। एक जनाब जो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा इस पर बाकर साहब, जो वो अशखास हैं जिनको उन्हीं ओहदों पर तकर्रुर किया जा रहा है जिससे उनका तजर्बा एक डायरेक्टली मुंसलिक है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम हो वज़ीर ख़ारजा के लिए, चाहे वो असद कैसर साहब का हो। मुझे आपने अपनी राय का इस पे इजहार किया। असद कैसर साहब का हो कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए, या वो सरवर साहब का हो गवर्नर पंजाब के लिए। ये तीनों अशखास ने इन वन इटरेशन और द अदर पहले इन ओहदों पर ये फायज हो चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी जब हम लोगों को ला रहे हैं जिनका बाकायदा इन ओहदों पर का तजर्बा है,
तो तब भी तनकीद होती है कि फ्रेश फेसेस कहाँ हैं। अगर हम इनएक्सपीरियंस लोगों को ले आएँ तो फिर वही बात होगी कि जी ये किस तरह के लोग आगे सामने, जब शाह फरमान साहब की बात की जाती है या जिस तरह अभी केपी के सीएम की भी सारी ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी। यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ का नहीं मसला है कि नए फेसेस का, यकीनन आप नए फेसेस लेके आए, लेकिन चूंकि आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए साथ साथ, तो आपको उसका मिक्स रखना पड़ेगा। अच्छा। अब जो मैंने वो क्रिटिसिज्म किया था असद कैसर साहब का, पहले उसको क्लैरिफाई कर दूं कि मैं ये कह रहा था कि चूंकि ये एक हाउस है जो एक, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मुश्किल नंबर गेम है जहां पे आपने ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना है, जिसका भी आपने कहा वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, तो असद कैसर साहब की उस तरह से क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, तो आपको एक बेहतर चॉइस मिल सकता था। सर लेकिन सादिक साहब का भी तजर्बा कम नहीं था जनाब इससे पहले कि वो स्पीकर के ओहदे। लेकिन मैंने वही आपको बताया कि उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की ऑपोजिशन में आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जहां तक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या सरवर साहब हैं, ये अच्छी चॉइसेस हैं। अब यह है कि ये नहीं कि हम सब की सब जो चॉइसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप देखें अब वो इकोनॉमी के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लाने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। एक तरफ तो असद उमर साहब को मुसलसल फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का नाम एज एडवाइजर ऑन इकोनॉमी लेके आ रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ जनाब, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है मुशीर कानून के लिए। लेकिन इस वक्त ये देखिए, अब यही वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को मद्देनजर रखनी चाहिए। उन्हें कल का नंदीपुर केस में जो सुप्रीम कोर्ट में नैब की रिपोर्ट है वो भी मेरे ख्याल में पढ़ लेनी चाहिए और उसके बाद वो फैसला करें। वो अपनी टीम सेलेक्ट करें तो ऐसी करें कि जिस पर कोई बाद में उंगलियां ना उठाए और ना उनको कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, जाते जाते बाकर साहब, अगर आप गवर्नर की पोजीशन की भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। गवर्नर की जो पोजीशन है वो भी एक अजीब व गरीब किस्म की पोजीशन है। जब मार्शल लॉ लगता है तो जो गवर्नर है वो बाइख्तियार हो जाता है, वो ऑल पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब इस पे लाहौर हाई कोर्ट के और अदालत उज़्मा के भी फैसले हैं कि जब वज़ीर आला फैसला लेता है तो गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता। अभी इमरान इस्माइल साहब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से थे, उनको अब सिंध गवर्नर नामजद किया गया है और उनका एम्बिशियस एजेंडा था। उन्होंने कहा हम कचरा उठाएंगे, मनसूबाबंदी करेंगे। कराची की पुलिस की डीपोलिटिसाइजेशन की बात हुई और उनके जो एक पुराने सियासी मुखालिफ सईद गनी साहब ने कहा कि जी ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं गवर्नर साहिबान, जो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को डीपोलिटिसाइज करेंगे। क्या राय रखते हैं? और फिर से पकवा लेते हैं। ये इस तरह से गवर्नर की पोजीशन रिप्रेजेंटेटिव की होती है जो कि फेडरेशन की होती है, वफाकी हुकूमत का होता है। अब इनका रोल डिफर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्सपेक्टेशन गवर्नर से होगी वो डिफरेंट होगी, पंजाब में डिफरेंट होगी और सिंध में डिफरेंट होगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इनकी हुकूमत है, ये अपने वज़ीर आला को एक तरह से बैकअप और ऑगमेंट और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। सिंध में जाके ये अपना एजेंडा को आगे लेके जाने के लिए और अपनी पॉलिटिकल पावर बेस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में बात करेंगे कल से एहतसाब अदालत में शुरू होने वाली एक और मियां नवाज शरीफ साहब की दास्तान की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। इस हिस्से में बात करेंगे कल से एहतसाब अदालत में शुरू होने वाली समातों के हवाले से। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की कल से बाकायदा समात का आगाज हो रहा है, जिसमें अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हों ताकि कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो सके। अब देखना यह है कि मियाँ साहब कल अदालत में पेश होते हैं और ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। और अगले हिस्से में बात करेंगे, वो बाकर साहब बेहतर जानते हैं, सफारतकारों की सियासी मुस्तकबिल की। मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या मियाँ साहब पेश होते नहीं है, क्या मियाँ साहब को पेश किया जाता है, क्योंकि अब थर्सडे को भी जो पेशी हुई है मियाँ साहब को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पेश नहीं किया गया। तो अभी जो डायरेक्शन मिली है कि उनको भी और वाजिद जिया साहब भी पेश हों।
लेकिन बाकर साहब, ये बताया जा रहा है कि उनको सिक्योर्ड पुलिस एस्कॉर्ट वाली गाड़ी में लेके जाएगा, वो लेके आएंगे आर्मर्ड व्हीकल में, तो ताकि जो भी सिक्योरिटी वो तो देखना है ना कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि उनको लेके आते हैं कि नहीं, क्योंकि अब शायद मियां साहब के इख्तियार में उतना नहीं है कि उसको एवेड करें, अब उनको आना पड़ेगा। लेकिन अब बाकर साहब, आपने एवेड का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। इससे पहले कि हम इंतजामिया के मसाइल पर आए सर, ये हम अक्सर अमार मसूद साहब को शो पे लाते हैं और उनका इसी केस के बारे में ये उन्होंने अक्सर कहा कि जी पैनामा केस में इतने ज़्यादा लोग थे, सैकड़ों लोग थे, और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब हुआ, उनको आपने जेल के अंदर कर दिया। लेकिन इसकी जो दूसरी जानब जो आर्ग्यूमेंट बनती है बाकर साहब, वो ये है कि ये अदालत जो वैसे तो मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि जी हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई है, उन्होंने मियां साहब की हुकूमत को बहाल किया था 1993 में चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की सरबराही में। फिर उसके बाद 2012 में जो अब निगरान वजीर आजम साहब हैं नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने 5-0 डिसीजन दिया था, वो उसके हेड थे उस बेंच के, कि मियां नवाज शरीफ साहब बेकसूर थे जहाज के हाईजैकिंग की, वो जो परवेज मुशर्रफ साहब ने उन पे इल्ज़ाम लगाया था। तो ये पहली बार है कि मियां साहब का उस तरह का एहतसाब हो रहा है। अक्सर तो लाडला का जो लफ्ज था वो इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब जो आप देख रहे हैं कि जी एवन फील्ड अपनी तरफ, लेकिन अब अल अजीजिया फ्लैगशिप हिल मेटल्स एस्टैब्लिशमेंट, दूसरी जानिब असगर खान केस, वो जो एक हमें लग रहा था एक गोस्ट है जिसको दफना दिया गया है, वो अब फिर से सामने आया है। तो बाकर साहब, क्या मुश्किलात ज्यादा हो रहे हैं या जो 90 की दहाई के मियां नवाज शरीफ साहब थे उनका वाकई में एहतसाब हो रहा है? मेरा ख्याल में मैं उससे बुनियादी जो कंटेंशन है उससे डिसएग्री करूंगा कि जो उस वक्त अगर मियां साहब को फेवर किया गया है तो अब के केस के मेरिट्स को उनके साथ कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। शायद आपका केस इतना मेरिट स्ट्रॉन्ग जी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे ख्याल में कि उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अब ये केसेस तो आपको पता है जेआईटी में इंक्वायरी हो चुकी थी और रिमांड हुए अब नैब में प्रोसिक्यूशन के लिए। एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी उस वक्त कि जब नैब इनको थॉरली जब वहाँ पे प्रोसिक्यूट करेगा तो साउंड बेसिस के ऊपर जाके फैसला दिया जाएगा जिस पे कोई कल उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये है कि जो जजमेंट आई है उसमें लोग अभी भी लूप होल्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश की कि जनाबी प्रोसिक्यूशन ने अपना जो था ओनस पास कर दिया है मियां नवाज शरीफ फैमिली पे, और अब उन्होंने डिफेंड करना है इस सारे केस को। तो वो अब उन्होंने अपना डिफेंड नहीं किया, तो जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह रही है कि वहाँ पे जहाँ पे उनके अपने रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे इतने रहे हैं, अब ये तकरीबन आप अंदाजा करें 2 साल के करीब, तो अब साल तो इस ट्रायल को चलते हुए हो गया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में रहा और जेआईटी चलती रही। तो वो जो सोर्सेज ऑफ फंड है और ट्रांजैक्शंस के पीछे जो लोग हैं उनको क्यों नहीं अनर्थ किया उन्होंने, वरना प्रोपेगेंडा तो चलता रहता है। मिसाल के तौर पे आप प्रोपेगेंडा का आप जो लेवल देख लें कि जब पिछला फैसला आया एवन फील्ड में तो वो लोगों ने, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की खुद जो मीडिया टीम है उन्होंने कहा देखिए जी 94A जो अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का है कि जी इसमें ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस, जो नैब ऑर्डिनेंस है। तो अब वो उन्होंने प्रोपेगेंडा को इस लेवल पे ले गए, जबकि 95A के तहत उनकी कन्विक्शन हो गई थी। 95A कहते हैं कि जी डिस्प्रोपोर्शनेट सोर्सेज ऑफ वो है, तो वो भी करप्शन नहीं आता है। बाकर साहब उन्होंने कहा कि जी देखें 94A पे तो वो बरी हो गए और 95A का जो प्रोविजन है वो कानून में होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बहरहाल वो मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा इस लेवल पे हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है। आपने ठीक है लीगली वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि ओनस अब डिफेंस पे है कि वो प्रूव करे कि वो इनोसेंट है, लेकिन साथ साथ ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी कि बिल्कुल एक वाटर टाइट जजमेंट आता और वो उसको कर देते, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तो लोग हमेशा से, जिस तरह हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि ये जो सियासतदान है इस अकाउंटेबिलिटी को विक्टिमाइजेशन के बराबर या सिनोनिमस कहने की कोशिश करते रहेंगे, वो लोगों को इसमें अपने उसके करेंगे। अगर हमने अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है तो अपनी कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू करना है, और हम एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जब हिल मेटल या ये अजीजिया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के जब केसेस के फैसले आएंगे तो ये पहले से ज़्यादा वेल रीजन्ड होंगे। मैं तो जनाब पूरे तौर पे मुत्तफिक हूँ बाकर साहब कि जब तक आपके अदालत के फैसले इस तरह एयर टाइट नहीं होंगे तो आपका जो एहतसाब का निज़ाम है वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। और ये नैब के ऑर्डिनेंस के 2000 में पासिंग के बाद से हम यही सिलसिला देख रहे हैं कि जो फैसले हैं वो बाकायदा कमज़ोर होते हैं। हालांकि साथ में ये भी देखना चाहिए कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो बहुत मुश्किल होती है साबित करने में, ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन किसी और मुल्क में भी। पेपर ट्रेल्स और ये जो बाकी तमाम आपको शवाहिद चाहिए होते हैं वो अक्सर आपको नहीं मिलते। लेकिन साथ साथ बाकर साहब जो एक बात करने वाली है, मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब इसलिए होना चाहिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा तरजीह आपको वज़ीर आज़म साहब को ही देनी चाहिए। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। लेकिन अब क्योंकि जो टॉप है उससे अब शुरू हो गया है, जो बाकी तमाम अशखास हैं जिनके नाम आए थे पैनामा पेपर्स में, वो सारी कहानी क्यों एकदम से ख़त्म हो गई है। तो एहतसाब का जब हम अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने की बात करते हैं, ये बात बहुत अच्छी है, अजीजिया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड, असगर खान, ये होना चाहिए। लेकिन अब जो पैनामा पेपर्स में भी जो आपने ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में इतना ज़्यादा शोर मचाया था, जो कानून के हाथ हैं उनको बाकी लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। ये मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जहां तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। आपने जब जजमेंट्स के जहां पे उनको वाटर टाइट और बेहतर करना है, लेकिन साथ साथ ये परसेप्शन ना जाए किसी तरह से कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल क्लास या एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड अगर किसी पे भी कोई डाउट है, क्योंकि ट्रायल का मकसद यही होता है ना कि इस पे डाउट है और हमारे पास ये एविडेंस है कि इन्होंने गलत किया है, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। अभी इसके अलावा पनामा के अलावा हमने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में डिस्कस किया है जो दुबई में प्रॉपर्टीज का इशू है या कनाडा में प्रॉपर्टीज के मैटर्स है। एक तो वो ये व्हाइट कॉलर फ्रॉड को भी साइड पे रखते हुए बाकर साहब आपने बात की कि जी कुछ सेगमेंट्स, कुछ तबके, सिर्फ वो उनसे स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं सियासी जमातों ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी कि जी हमें जजों को भी और जर्नैलों को भी उसी एम्बेट में रखना चाहिए, लेकिन उसमें क्योंकि जजों का अपना मैकेनिज्म होता है और जर्नैलों का भी अपना मैकेनिज्म होता है, वो बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब असगर खान केस की आप बात करते हैं, जब आप असलम बेग साहब और असद दुरानी साहब की बात करते हैं, तो एहतसाब हम नाम तो लेते हैं लेकिन अब इसको भी मंजिल तक पहुंचना होगा। बेशक वो FIA की तहकीक के जरिए हो, बेशक वो 2012 के फैसले की अमल दरामद के जरिए हो। अब जनाब जो सेगमेंट्स हैं वो सिर्फ सियासी क्लास तक मैं दूध नहीं रह सकता। नहीं, इसको आपने एक्सपेंड करना है और उसमें भी हिम्मत जो है पॉलिटिकल क्लास ने करनी है। आपने अभी फरतुल्लाह बाबर साहब जब कुछ रोज पहले हमारे पास आए थे और उन्होंने यहाँ एडमिट किया कि उनकी पार्टी ने उनको बैक स्टैप किया जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके इस जो अकाउंटेबिलिटी की लेजिस्लेशन को अमेंड करने के लिए डिस्कशन लेके गए थे कि मिलिट्री वालों को भी और जुडिशरी को भी इसके एम्बिट में लाया जाए, स्पेशली कि जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से अब आगे निकल गए। उन्होंने कहा हमने कंसीड किया, वो हमने कहा, फिर उनकी पार्टी कंसीड कर गई, PTI कंसीड कर गई। अब ये जो है कि अब ये करेक्ट जो करना है, इस रेमेडी करनी है ऐसी इसकी, वो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है और इन्होंने मेरा ख्याल में ये सबक सीख लेना चाहिए ताकि अब अगली दफा कोई और पार्टी खलाई मखलूक की तरफ इशारे ना कर रही हो। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। और जब तक आप जो इकोनॉमिक करप्शन को और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं करप्शन के उनको नहीं करेंगे तो आपके माशरे की बहुत सी बुराइयां बदस्तूर कायम रहेंगी। चलें जनाब, इसी नुक्ते पे वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा ऑफिस के अहम बयानात की और बाकर साहब की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। आखिर में बात करेंगे सफारतकारों की सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर तैनातों की। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में तैनात किए गए चंद सफारतकारों का मुस्तकबिल आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब अगर उनको हटाया जाता है तो क्या तहरीक इंसाफ पुरानी रवायत को तोड़ते हुए मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीरों को मेरिट पर तैनात करेगी कि नहीं? बाकर साहब, आपकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जनाब, इसमें रिपोर्ट भी आई। एक शख्स हैं बाकर सजाद सैयद साहब, तवील सफारती तजर्बा रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टोरी में बढ़े, ज़रा सुन लेते हैं ऑफिस की बात भी,
उन्होंने क्या कुछ फरमाया। सफ़ीरों के बारे में जो नॉन करियर एम्बेसडर्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट दे आर डीम्ड टू हैव रिजाइंड अनलेस द न्यू गवर्नमेंट डिसाइड्स अदरवाइज, जिस दिन भी न्यू गवर्नमेंट आती है। ये सर डॉक्टर फैसल साहब की आपने बात सुनी। जनाब हमेशा बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं और कॉम्प्रहेंसिव बात करते हैं। ये सिलसिला क्या है बाकर साहब? इस तरह से है कि सारी दुनिया में इसी तरह से होता है, चाहे वो अमेरिका में कोई भी आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि जहाँ फॉरेन सर्विस के लोग मुख्तलिफ जो एम्बेसडर स्लॉट्स होते हैं उन पे पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पॉलिटिकल एनवॉइस भी लगाए जाते हैं जो उस पार्टी के जो कि हुक्मरान जमात होती है उससे वाबस्ता फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं। यही चीज़ हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ तकरीबन 20% कोटा है, तो 20 से 21 जो होते हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते हैं किसी भी वक्त। पिछली हुकूमत ने भी कोई 21 के करीब किए। ये हर हुकूमत का इख्तियार है, डिस्क्रेशन है जी। अब इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक, आप इसको बिल्कुल इस तरह ना करें कि आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं ये पोजीशन या स्लॉट फॉर हिज लॉयल्टी और अदरवाइज ही। अब इसमें सिर्फ मेरिट को आपको फॉलो करके करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा कि जैसे ये पिछली गवर्नमेंट जा रही थी तो वहाँ पर उन्होंने 2 इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट्स की। एक तो जो अमेरिका के सफ़ीर बिल्कुल आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपॉइंट किए, जिन्होंने उस हुकूमत के टेन्योर के ख़त्म होने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स प्रेसिडेंट ट्रंप को पेश किए। अब उनका फ्यूचर तो आप खुद डिसाइड कर लें कि पीटीआई ने उन पर एक वाज़ेह पोजीशन ले रखी है कि उनको वो कंटिन्यू नहीं करने देना चाहते। साथ में तारिक अजीम साहब, वो जी, उनको भी ये हुआ कि बिल्कुल अपना टेन्योर ख़त्म करने से पहले उनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। अब ये इस तरह के इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अब उसके अलावा कुछ केसेस हैं जो इनको पीटीआई गवर्नमेंट रिटेन भी करेगी, जिनमें अब नाम लिया जा रहा है कि मलिया लोधी साहिबा को अक़वाम मुत्तहिदा में रिटेन किया जाएगा। इसी तरह कुछ लोग मिलिट्री के भी रिकमेंडेड लोग होते हैं जिनको आप रिटायर्ड जनरल्स होते हैं जो एक मिलिट्री का कोटा है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, तो मोस्टली वो भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये 5-6 लोगों का है सारा कि ये लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ये नई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पैचअप करके अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, ये देखना होगा अभी। और अब इससे हट के बाकर साहब, जो हमारी बार बार हमें बताया जा रहा होता है, हमारी जो बैनुल-अक़वामी इमेज है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर की जा रही है। बेशक आप ये फाटफ की जो ग्रे लिस्ट है उस पर हमें वापस ले आए, कहा कि जी जो माली मुआवनत जाती है दहशत गर्दों को उस पर आप सही तरह क्रैकडाउन नहीं कर पाए, और भी बहुत ज़्यादा ऐसे वजूहत थे। फिर जो अमरीकी पॉलिसी अब देखने को मिल रही है कि आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं मुश्तरका पाक अफवाज के साथ, उनको भी अब कट किया जा रहा है। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो लॉबिंग एफर्ट है वो कमज़ोर है, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, या ये जो तनकीद है यही आप अगर स्पेसिफिकली अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात जी, अमेरिका में आपको लॉबिंग लाजमी आपको एक चाहिए होता है कि आपको एक लॉबिस्ट हायर करना है। वहां पर तमाम ममालिक वहां पर इसी तरह से ऑपरेट करते हैं कि वहां एक लोकल लॉबिस्ट हायर करते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये चीज समय से बालातर है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में ज्यादातर देर उन्होंने कोई लॉबिस्ट अपनी एम्बेसी को हायर नहीं करने दिया, क्योंकि फंड्स तो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने थे। जब आपके ये लेटेस्ट एम्बेसडर गए हैं तो ये र्यूमर है ये कि इनको जब बिल्कुल अब ये जिनको 1-2 महीने हुए हैं अभी गए हुए, इनको लॉबिस्ट की उन्होंने प्रोविजन दी। तो अब ये चीज़ मेरा ख्याल में एक उनकी मिस्टेक थी, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ही लॉबिस्ट के थ्रू, और वाशिंगटन में लॉबिस्ट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो मेरा ख्याल में इस नई हुकूमत को भी वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लॉबिस्ट की ज़रूरत होगी। बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए, और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफ़िज़।